मैं डॉक्टर ईश्वर शरण, चीफ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज एपिलेप्सी दिवस के दिन पे जन मानस की जागरूकता को विकसित करने के लिए हम लोग एपिलेप्सी के बारे में, या जिसे मिर्गी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी एक तरीके से दिमाग की बीमारी है, जिसमें कि दिमाग की नर्व सेल्स की कोशिकाएं में विद्युतीय जो गतिविधियां होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, या उनका जो प्रवाह है वो तेज़ी से होने लगता है, जिससे कि आदमियों के, मनुष्य के हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जो एपिलेप्सी है ये करीब संसार में 5 करोड़ लोग इससे ग्रसित हैं। करीब करीब अगर हम परसेंटेज हिसाब से लें तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो आज हमारे विश्व की है वो इस रोग से ग्रसित है। इसमें 80% तक की जो पॉपुलेशन है वो डेवलप्ड कंट्री में है। अधिकतर एपिलेप्सी का कोई कारण ज्ञात नहीं होता है और ये बीमारी बचपन से ही होती है, जिसका कि हम लोग इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं। इसका क्या कारण है, क्यों एपिलेप्सी इस किसी व्यक्ति में हो रही है पर्टिकुलर में, इसके बारे में हम लोग को कोई भी कारण ज्ञात नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी एपिलेप्सी है, जो कि बड़े होने पर मनुष्य के करीब 40 साल की एज में, 30 साल की एज में या 50 साल की एज में होती है, उसको हम लोग सेकेंडरी एपिलेप्सी कहते हैं और उसके कारण ज्ञात है। उसके कारण जैसे कि स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन होना, या सर में चोट लगने के बाद एपिलेप्सी हो सकती है। अभी तक जो हमारे समाज में प्रचलित धारणा थी कि एपिलेप्सी किसी प्रेतात्मा की वजह से होती है, या कोई इसके ऊपर बुरी आत्मा का साया आ गया इसलिए एपिलेप्सी है, तो लोग अधिकतर उस पर झाड़ फूंक की प्रक्रिया अपनाते थे और उसको डॉक्टर के पास ले जाके इलाज नहीं कराते थे। ये एकदम भ्रम है। ये भी भ्रम है कि एपिलेप्सी एक संक्रामक रोग है, या एपिलेप्सी वाला कोई आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता है, या हमेशा वो विकलांग होता है। तो ये सब भ्रम की स्थितियां हैं। इसको हम लोग साइंटिफिक नज़र से देखना चाहिए और पब्लिक को ये जागरूकता होनी चाहिए कि एपिलेप्सी का क्या इलाज है और इसको किस तरीके से उपचारित किया जाए। एपिलेप्सी का इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन उसमें ध्यान देने की ये बात है कि जब एपिलेप्सी हो का दौरा पड़े या मिर्गी हो तो व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा है आपके सामने, तो उसके आसपास भीड़ ना लगाएं। उस व्यक्ति को साफ सुथरी जगह पर, समतल प्लेस पर लिटाल दें। आसपास कोई भी मेज, कुर्सी या नुकीली चीज़ ना पड़ी हो, जिससे कि उसको अगर दौरा पड़ रहा हो तो उसको चोट लगने की संभावना हो। अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उसकी टाई या ऊपर शर्ट का बटन खोल देना चाहिए और उसको सांस लेते रहने देना चाहिए। उसके आसपास भीड़ इकट्ठी करके उसको परेशान नहीं करना चाहिए। इसके उपरांत अगर उसका देखें आप कि जीभ भी कट रही है या सर वो पटक रहा है, तो आपके पास तकिया हो या कोई इस तरह की चीज़ हो तो उसके सर के नीचे रख दें, जिसको उसके चोट ना लगे, और उसको आराम करने दें। थोड़ी देर बाद एपिलेप्सी का दौरा पड़ने के बाद मरीज तथा शांत हो जाता है, तथा फिर वो कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस की स्टेज में चला जाता है, जिसमें कि वो 1 घंटे तक रह सकता है। उसके बाद वो अपने आप होश में आ जाएगा। कुछ लोग उस वक्त मरीज को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको जूता सुंघाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर जादू टोना करते हैं। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे मरीज को नुकसान हो सकता है। एपिलेप्सी वाले मरीज को तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर सलाह करनी चाहिए, और जब वो उसको डायग्नोज कर लेगा कि आपको किस तरीके की एपिलेप्सी है, जिसके बहुत से हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, बहुत सी मशीनें उपलब्ध हैं,
जिसको हम एपिलेप्सी के बारे में जान सकते हैं कि एपिलेप्सी किस टाइप की है, ईईजी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। तो और न्यूरोलॉजिकल में काफ़ी तरक्की हो चुकी है जो न्यूरोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, किसी न्यूरोसर्जन्स के पास जाइए और अपनी प्रॉब्लम को बताइए, वो आपको पर्टिकुलर डायग्नोस करके आपको कोई ना कोई दवा प्रिस्क्राइब करेगा और उसका कारण बताएगा। डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवा एक बार शुरू करने के बाद आपको ये सलाह दी जाती है कि आप उसको लगातार लेते रहें, क्योंकि एपिलेप्सी में अधिकतर दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं और मिनिमम कम से कम 3 साल का समय तो अवश्य देना चाहिए आपको कि दवाइयाँ आप लेते रहें। अगर किसी वजह से एपिलेप्सी का दौरा पूरा पड़ रहा है या आपको लगता है कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है, तो आप अपने डॉक्टर से पुनः विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में अपने आप आपको दवा नहीं बंद करनी है। जब आपका डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब कर दे, फिर उसको आप रेगुलर नियमित मात्रा में लेते रहें। जो सेकेंडरी एपिलेप्सी के बारे में मैंने आपको बात बताई थी, ये एपिलेप्सी क्योरेबल है और उसका कारण हमको ज्ञात होता है। जैसे कि स्ट्रोक के बाद एपिलेप्सी है या हेड इंजरी के बाद एपिलेप्सी है, तो या किसी इन्फेक्शन के बाद एपिलेप्सी है, तो इसका पर्टिकुलर इलाज संभव है। हम ट्यूबरकुलोसिस का इलाज कर सकते हैं, हम इन्फेक्शन का इलाज कर सकते हैं, हम ब्रेन ट्यूमर है तो ट्यूमर का इलाज कर सकते हैं। उसकी स्पेसिफिक प्रक्रिया है, स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं, स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, वो आप लेते रहें और अगर आप नियमित रूप से दवा लेंगे तो आप एपिलेप्सी से दूर रहेंगे। एपिलेप्सी वाला जो मनुष्य है उससे किसी तरीके की आपको दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस समाज का एक हिस्सा है। और एपिलेप्सी वाले मरीज के बारे में अगर आप ये सोचते हैं कि वो मानसिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना उचित समझूंगा कि बहुत से ऐसे हमारे पूर्व में लोग हुए हैं जो एपिलेप्टिक थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। जैसे कि आप आइंस्टीन के बारे में जानते हैं, वो जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनको एपिलेप्सी का दौरा पड़ता था। आपको भी जान के हैरानी होगी कि नेपोलियन को भी एपिलेप्सी का दौरे पड़ते थे और नेपोलियन ने पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को जीत लिया था उनसे। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं कि कभी कभी एपिलेप्सी के शिकार हुए थे, जिनको कि नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो एपिलेप्सी कोई ऐसी बात नहीं कि कोई बीमारी है जिससे कि व्यक्ति अपने काम नहीं कर सकता है। इसमें सिर्फ आपको जागरूकता की ज़रूरत है, दवा लेने की ज़रूरत है। अगर आप लगातार दवा लेंगे तो आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं, एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकते हैं और समाज की सेवा भी कर सकते हैं। एपिलेप्सी या मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो वो व्यक्ति एक अजीब सी हरकत करता है। वो हरकत होती है कि उसके चारों हाथ पांव जोर जोर से कांपने लगते हैं और वो ऐंठ जाते हैं, उसके मुंह से झाग निकलने लगती है, तो जबान भी कई बार निकल जाती है बाहर और वो जोर जोर से झटके लेता है। इस तरीके के कई दृष्टांत आए हैं कि इस तरीके जब कभी किसी बच्चे को या किसी लड़की को इस तरीके का अटैक पड़ता है तो अधिकतर घर वाले सोचते हैं कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है या इसको कुछ फेल हो गया था या इसकी शादी की बात हो रही है, इसलिए ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो वो पहले उसको इग्नोर करते हैं और तो उसको साथ बच्चे के साथ कुछ सख्ती से पेश आते हैं या उसको डांटते धमकाते हैं। कुछ लोगों के अपने बड़े बुजुर्गों के कहने पर वो उसको जादू टोना या भूत प्रेत से संबंधित इस तरीके की भी उनके मन में विचारधारा उत्पन्न होती है। इसी तरीके का एक बार एक लड़की जो करीब 18 साल की एज की थी या 16 साल की एज के बीच में रही होगी, वो हमारे यहाँ लाई गई और उसके माँ बाप ने कहा साहब कि ये लड़की बेहोश हो जाती है, जब भी इसको कोई काम बताओ या पढ़ने को तो ये बेहोश हो जाती है और इसके दांत कस जाते हैं और ये काम नहीं करती और बेहोश पड़ी जाती है, थोड़ी देर बाद ये होश में आ जाती है। तो उसको ऊपर किसी प्रेतात्मा की बात सोचकर वो उसको अपने कहीं पंडित जी के पास या जो जादू टोना के होते हैं लोग, बाबा लोग, उनके पास ले गए तथा उसके पर उन्होंने जादू टोना की सब गतिविधियाँ कराई, जिससे कि उसने उसको काफ़ी बाल पकड़ पकड़ के और उस लड़की के ऊपर झाड़ुओं से और
कुछ गर्म चिमटे से मारा पीटा उस लड़की को, जिससे कि वो लड़की इतनी डर गई कि वो फिर घर आने को तैयार नहीं हुई। जब वो हमारे चिकित्सालय में लाई गई तो उसको जब पूरा एग्जामिन किया गया तब ये देखा गया कि वो पेटिट माल टाइप की एपिलेप्सी से ग्रसित थी। पेटिट माल एपिलेप्सी इस तरीके की एपिलेप्सी होती है कि इसमें आदमी थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो जब उस लड़की को बताया गया कि इसको कोई भूत प्रेत की आत्मा, उसके घर वालों समझाया गया कि इस तरह की नहीं है बल्कि एक इस रोग से ग्रसित है जिसका कि उपचार संभव है। और उस बच्ची को फिर जब हम लोगों ने प्रॉपर उसका उपचार दिया, उसकी काउंसलिंग करी और उसकी भी जो भी उसके अंदर डर था थोड़ा सा, उसकी भी काउंसलिंग करी और उसकी भी दवा दी गई। तो कुछ दिन दवा के सेवन के बाद वो लड़की एकदम ठीक हो गई। तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि एपिलेप्सी के कई प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकार की एपिलेप्सी अलग अलग तरीके से भी प्रेजेंट करती है। इसमें कि पेटिट माल है, ग्रांड माल है, या कभी कभी फोकल एपिलेप्सी भी होती है, इसमें खाली एक ही हाथ या एक ही पाँव हिलता रहता है। तो इस तरीके की जब कभी कोई चीज़ आपके सामने, आपके बच्चे को या आपका बच्चा पढ़ाई से भाग रहा है या घर में काम नहीं कर रहा है या बेहोश हो जा रहा है या उसके दिमाग में किसी तरह की और बात चल रही है, वो आपकी बात नहीं सुनता है या काफ़ी इरिटेबल है और इधर उधर भाग जाता है, तो आप उसको अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। और ये किसी भी तरीके की एपिलेप्सी का प्रकार हो सकती है और उसका इलाज कराएं। अगर उसका इलाज आप प्रॉपरली तरीके से कराएंगे तो बच्चा ज़रूर ठीक हो जाएगा। और एपिलेप्सी की जो दवा है वो उसको रेगुलर लेने से हमारे साइंटिफिक चिकित्सा में इसका समुचित इलाज उपलब्ध है। तो कृपया अपने इस तरह के बच्चों को जरूर एपिलेप्सी की दवा दिखलाएं, ना कि भूत प्रेत और लोगों की कही सुनी बातों में आकर के उसका जीवन खराब करें। चलो, क्योंकि जैसा भी अभी मैंने आपको बताया कि ये मिर्गी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मिर्गी इडियोपैथिक एपिलेप्सी, दूसरी सेकेंडरी एपिलेप्सी। जो प्राइमरी एपिलेप्सी अधिकतर छोटे एज के बच्चों में होती है, वो बच्चे टीनेजर हो सकते हैं या एडोलसेंट हो सकते हैं। और जो सेकेंडरी एपिलेप्सी है वो बड़े लोगों में अधिकतर पाई जाती है। तो छोटे बच्चों की जब एपिलेप्सी होती है तो वो जब उनको एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है तो वो किसी को बता नहीं सकते कि हमको कैसा दौरा पड़ रहा है, क्या होता है, हम कैसे करते हैं, ये उनको ज्ञात नहीं होता है। ये सिर्फ उनके माता पिता को उनको ज्ञात होता है। तो जब आपको एपिलेप्सी पड़े तो आप क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। जब आपको एपिलेप्सी पड़ती है तो आप ये करें कि सबसे पहले तो आप अपने पास एक कार्ड रखें या अपने बच्चे के जेब में कार्ड डाल दें और उसको दिखाओ कि ये एपिलेप्सी रोग से ग्रसित है। बच्चे के जो भी टीचर्स है जब स्कूल जाता है उनको ज़रूर बता दें कि मेरा बच्चे को एपिलेप्सी आती है। अगर जब एपिलेप्सी आती है तो टीचर्स और वहाँ के लोग क्या करें क्या ना करें, इसके लिए भी अगर चाहे तो जो भी काम करने होते हैं उसकी जानकारी लिख करके टीचर्स को दे दें, जिससे कि उनको याद रहे। अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने साथ के दोस्त हैं या अपने जो भी आस पड़ोस के रहने वाले, उनको भी बता दें कि हमको एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है और अगर हमें एपिलेप्सी का दौरा पड़े तो हमारे साथ इस तरीके से करिएगा, ये काम मत करिएगा, ये काम करिएगा। तो इसकी एक जानकारी अपने आसपास वालों को अवश्य दे दें। अपना भोजन नियमित रूप से लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, इससे एपिलेप्सी कम होने के चांसेस दौरे जल्दी जल्दी नहीं पड़ते हैं। टीवी का जहाँ पे प्रयोग हो तो टीवी में चकाचौंध रोशनी होती है, इससे भी एपिलेप्सी कभी बार प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो ज़्यादा देर तक टीवी ना देखें और टीवी वाले कमरे में ज़्यादा चकाचौंध हो तो वहाँ पे ना सोएं। ये भी एक संभव है कि आप जब अगर तैराकी करने जा रहे हैं या गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो भी आप अपने कोच को बता दें कि मुझे एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, क्योंकि क्या पता आप तैर रहे हैं और आपको एपिलेप्सी का दौरा पड़ गया अपनी और आप डूब जाएं। तो कभी भी स्विमिंग पूल में जाएं और आप एपिलेप्सी रोग से ग्रसित हैं तो आप ज़रूर से अपने कोच को और अपने साथ जो स्विमर्स हैं उनको बता दें। और एपिलेप्सी वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो गाड़ी ना चलाएं या साइकिल ना चलाएं, और चलाएं तो बड़ी एहतियात चलाएं, अपने साथ किसी व्यक्ति को अवश्य रखें।
ये तो बातें हैं जो कि एपिलेप्सी के वक्त क्या करना चाहिए हमको और क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये है कि आप अपनी जो डॉक्टर आपको ने दवाइयाँ बताई हैं उसका नियमित रूप से सेवन करें और वो कभी भी बिना डॉक्टर के परमिशन के बिना ना रोकें। अगर आपको दवाइयाँ लेने में रोकनी है तो ज़रूर डॉक्टर से परामर्श कर लें। कभी भी अपनी दवाइयाँ ना किसी दूसरे को दें, ना किसी दूसरे से खुद दवा खाएं, क्योंकि हो सकता है जो दवा आपको सूट कर रही है दूसरे को सूट ना करे और आप उसमें आपको नुकसान हो जाए उससे। बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल और कैफ़ीन का भी सेवन ना करें, क्योंकि अल्कोहल और कैफ़ीन के सेवन से भी एपिलेप्सी जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाती है। रात में बहुत ज़्यादा देर तक ना जगें। जैसे आप कहीं पे होटल में गए हों या अपने घर में हो तो टॉयलेट का रूम भी अंदर से लॉक ना करें, टॉयलेट का रूम को खुले रहने दें, क्योंकि अगर बाय द वे आपको एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है तो जो आपकी सहायता करने वाले हैं वो जल्दी से अंदर प्रवेश करके आपकी सहायता कर सके। अगर टॉयलेट की कुंडी बंद रहेगी तो दरवाज़ा तोड़ने में और इसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है। और धूम्रपान तो बिल्कुल ही ना करें, धूम्रपान हर तरीके से वर्जित है। एपिलेप्सी वाले पेशेंट को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कायदे से तो धूम्रपान तो किसी व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए, तो एपिलेप्सी वालों के लिए खास तौर से है। इस तरीके से अगर आप अपनी जीवन शैली को और जीवन की दिनचर्या को सीमित करेंगे और रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस रोग से छुटकारा पा करके और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं।